गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पीटीआरई पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पार्ट का। तो ऑर्गेनिक पार्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन नंबर 76 से हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर आप देखें आपको दो हैलोजन दिए गए हैं और इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई गई है, क्योंकि अमोनिया के साथ एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड दिए गए हैं। जो ये रिएक्शन होती है वो प्योर SN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? SN2। एक बात ध्यान से देखिए, आपको पता है ये हेलो बेंजीन है या एराइल हैलाइड बोल सकते हो, और ये कभी भी SN1 या SN2 नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि ये हैलोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करने की वजह से ये बॉन्ड जो होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, जिससे आसानी से ब्रेक नहीं होता। और जब ये हैलोजन बाहर जाएगा तो बनने वाला कार्बोटाइन भी हाईली अनस्टेबल है। इसका मतलब ये वाला पार्ट कोई SN1 SN2 नहीं देगा। अब जब ये वाला पार्ट रिएक्शन नहीं देगा तो रिएक्शन यहां होगी। जब यहां रिएक्शन होगी और SN2 रिएक्शन में हमेशा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन को स्टार्ट करता है और ऑलवेज अल्फा कार्बन पर अटैक करता है, तो ये अमोनिया इस अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा, इस Br को बाहर कर देगा। जब Br लिविंग ग्रुप बन करके बाहर निकलेगा, क्योंकि अमोनिया के नाइट्रोजन ने अपना लॉन पे डोनेट किया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज से बचने के लिए H+ रिलीज कर देगा। H+ और ये Br आपस में प्रोडक्ट HBr बना करके बाहर चले जाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा यहाँ पर ये वाला Br सेम रहेगा, बट यहाँ पर जुड़ जाएगा NH2। तो आप चेक करिए, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, बाकी ऑप्शन में कुछ अलग तरीके से दिया गया। ये हटाया गया है जो पॉसिबल नहीं है, यहाँ दोनों हटा दिए, और यहाँ से तो Br ही हटा दिया जो पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी, क्वेश्चन नंबर 77 में देखें, यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन कराया है HgSO4, या आप इसे बोल सकते हैं हाइड्रेशन कराया है किसका? 1-ब्यूटाइन का। जब 1-ब्यूटाइन का हाइड्रेशन कराएंगे, 1-ब्यूटाइन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये कार्बन CH2 और CH3, ये 1-ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर है। इसका हाइड्रेशन आप करा रहे हैं। हाइड्रेशन का मतलब डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में कराते हैं। तो H2SO4 जो होगा वो आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? H+। तो H+ जो होगा वो उस कार्बन पर अटैक करेगा ट्रिपल बॉन्ड के, जहां दूसरे पर ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन बनेगा। जब H+ यहां जुड़ेगा तो बनने वाला कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये बिल्कुल EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पड़ोस में होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा HC, यहां पर जुड़ा हुआ है H, तो यहां हो गया H2 डबल बॉन्ड C पॉजिटिव, और यहां आएगा आपके पास CH2 CH3। इस कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये कार्बोटाइन फॉर्म हुआ है। फिर यहाँ पर वाटर का अटैक आएगा। जब वाटर का अटैक आएगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C OH2 पॉजिटिव, और यहाँ है CH2 CH3। बाद में यहाँ से H+ चला जाएगा बाहर। जब H+ बाहर जाएगा तो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड C OH और CH2 CH3। क्योंकि ये एक इनॉल फॉर्म है तो यहाँ पर टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म होगा तो ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म, और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। आप चेक करेंगे तो ऐसा आंसर में आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं बच्चों। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये 2 डिग्री अमाइन है, और 2 डिग्री अमाइन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराई है एक्सिस में लेकर के। ये भी एक बड़ी प्यारी सी SN2 रिएक्शन है। तो ये नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो इस एल्काइल हैलाइड के अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा और आयोडीन को बाहर करेगा, और आयोडीन जाते जाते इसके H को भी ले जाएगा, क्योंकि जब ये लॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उससे बचने के लिए H+ को ये रिलीज कर देगा। तो आपको यहाँ जो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ आपके पास आ गया नाइट्रोजन, और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3, यहाँ है CH2 और CH3। अगर आप देखेंगे इस नाइट्रोजन के पास अभी भी लॉन पेयर है, और यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड एक्सिस में दिया गया है, तो फिर से एक बार और रिएक्शन होगा। ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर अटैक करेगा और ये बाहर जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, नाइट्रोजन CH3 और CH3, और यहाँ मिलेगा CH2 CH3 और पॉजिटिव चार्ज जो है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट।
आप बोले तो क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल गया। जब आप इसे Ag2O मॉइस्चर वाला Ag2O से हीट करेंगे तो मॉइस्चर वाला Ag2O हीट, दोनों आपस में मॉइस्चर और Ag2O रिएक्शन करके AgOH बनाता है, और AgOH में आयोडीन और Ag मिलकर के PPT फॉर्मेशन कर देते हैं, और आयोडीन को हटकर इसकी जगह पर OH आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा, एक तो AgI का PPT फॉर्मेशन हो जाएगा, दूसरा पार्ट ये वाला पॉजिटिव पार्ट OH के नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा, जिसकी वजह से आपको दूसरा प्रोडक्ट जो मिलेगा वो ये होगा, नाइट्रोजन CH3 और यहाँ है CH2CH3 पॉजिटिव और यहाँ OH नेगेटिव। अगर आप देखोगे इसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बना हुआ है क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप आगे हीट किया गया है। जब हीट करते हैं क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? हॉफमैन एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है इससे जुड़ा हुआ सीधा कार्बन अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा और ये भी अल्फा। बड़ा प्यारा सा मेथड है। नाइट्रोजन से सीधे जो फंक्शनल ग्रुप है उससे सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा हो गया, अल्फा से जुड़ा हुआ होता है बीटा, ये भी बीटा और ये बीटा। जितने डिफरेंट टाइप के बीटा एच होते हैं उतने ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, और ये बीटा एच डिफरेंट हैं क्योंकि ये अलग है, बीटा 1, ये बीटा 2 और ये बीटा 3। तो आपको यहां से बीटा से भी प्रोडक्ट बनेगा, इस बीटा से भी प्रोडक्ट मिलेगा और इस बीटा से भी प्रोडक्ट मिलेगा। तो प्रोडक्ट कैसे बनता है? बीटा से तो H प्लस हटता है, क्योंकि बेस क्या करता है, उस बीटा H को हटाता है। ये वाला बेस जो लिखा हुआ वो बीटा H को हटाएगा और वो इंटरनल अटैक करके इस नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप को हटा देता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, बीटा से H और अल्फा से नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हट जाता है। अगर पहला केस देखें, इस बीटा से H हटा, इस अल्फा से ये नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हटा, तो यहां जो बनेगा वो आपका पाई बॉन्ड बनेगा और किस इस प्रकार से बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक प्रोडक्ट तो इससे बनेगा, इस बीटा 1 से। ये प्रोडक्ट बना है किससे? बीटा 1 से। बीटा 2 की बात करें तो बीटा 2 से क्या होगा, बीटा से H हटेगा, अल्फा से नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हटेगा और पाई बॉन्ड जुड़ जाएगा। इसकी वजह से जो दूसरा एल्कीन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। तीसरा अगर मैं बात करूं, ये बना है बीटा 2 से। बीटा 3 की बात करें तो बीटा से H हटेगा, अल्फा से नाइट्रोजन कंटेन कंपाउंड हटेगा और यहाँ पाई बॉन्ड जुड़ जाएगा। तीसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये बना है बीटा 3 से। और आप ध्यान से देखें, जब बीटा 3 से प्रोडक्ट बना, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए यहाँ 2 प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो टोटल अगर मैं बोलूं सिस और ट्रांस है ना, तो टोटल प्रोडक्ट देखें तो एक ये, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है तो ये भी एक हुआ, बट यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो यहाँ 2 प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट 4 बनेंगे। तो पहले आप देखिए 4 प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप ऐसे ही बता सकते हो थर्ड ऑप्शन सही है। बट अगर मेजर माइनर की बात करूं तो इन बीटा एच में से उस बीटा एच से मेजर प्रोडक्ट मिलता है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। और आप देखिए यहां बीटा 1 पर कोई भी EWG ग्रुप कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बीटा 1 एच की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, इसलिए बीटा 1 से मेजर मिलेगा। और बीटा 1 से मेजर मिलेगा तो मिलकर आपका मतलब है इथीन आपको मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 टोटल प्रोडक्ट बनेंगे और इथीन आपका मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 79 में बात करें हम, यहां आपको एक बेस दिया गया है और यहां इस कंपाउंड में अल्कोहल पार्ट भी है और एल्काइल हैलाइड पार्ट भी है। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होती है तो ये बेस क्या करेगा, इसके H को लेकर के जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा Cl CH2 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 O नेगेटिव और इस पर जुड़ जाएगा Na पॉजिटिव और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अगर आप ध्यान से देखें, ये सोडियम एल्कोऑक्साइड वाला पार्ट बन गया जो हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस में पढ़ते हैं। ये आपका सोडियम एल्कोऑक्साइड वाला पार्ट है और ये आपका हेलो एल्केन है। और हेलो एल्केन की रिएक्शन जब सोडियम एल्कोऑक्साइड से कराते हैं तो WES रिएक्शन होती है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल में है तो यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर WES हो जाएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर WES।
जब इंट्रामोलिकुलर WES होगी और ये एक परफेक्ट SN2 रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन में ऑलवेज जहां Lg जुड़ा हुआ होता है उससे जुड़े हुए कार्बन पर अटैक आता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा और Cl को बाहर एक रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 कार्बन की एक रिंग बना दी। जहां से मर्जी है वहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और ये 5 पर देखेंगे तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो आपका फाइनल आंसर ये मिलेगा जो है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। अगर आप देखेंगे इसमें सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जी, क्वेश्चन नंबर 80 में अगर बात करें, आपको एक क्लोराइड दिए गए हैं, कुछ उनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा क्लोराइड एक्सक्लूसिवली मतलब ओनली वन प्रोडक्ट देता है और कौन सा वाला वन प्रोडक्ट देता है 2-मिथाइल ब्यूटुइन। 2-मिथाइल ब्यूटुइन ओनली प्रोडक्ट मिलना चाहिए किससे? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये एक E2 रिएक्शन है और इसमें E2 रिएक्शन में डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, जब रिएक्शन कराई जाती है मोनोहेलाइड्स की या डाइहेलाइड्स की। अब अगर आप देखें 2-मिथाइल ब्यूटुइन प्रोडक्ट मिलेगा तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको जो मिला वो 2-इन, तो ये हो गया 2-मिथाइल, ये हो गया, तो आपका स्ट्रक्चर ये है। यही प्रोडक्ट आपको बस मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए। चेक करते हैं पहले वाले ऑप्शन से 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो ये हो गया ब्यूटेन, 2 पर मिथाइल यहां जोड़ दिया मिथाइल और 2 पर क्लोरो ये जोड़ दिया Cl, यहां CH3 CH2 CH2 और CH3। E2 रिएक्शन है, बड़ी आसान है। हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन को कहते हैं अल्फा और अल्फा से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन को कहते हैं बीटा। जितने डिफरेंट टाइप के बीटा H होते हैं उतने ही डिफरेंट टाइप के यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि ये बीटा और ये बीटा तो सेम है, ये बीटा डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहां से भी प्रोडक्ट बनेगा और यहां से भी प्रोडक्ट बनेगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट में ये वाला भी बनेगा और यहां से भी बनेगा, बट वो चाहता है कि केवल यही प्रोडक्ट बनना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे और ये बीटा 2 ऐसे मेजर बनेगा, बट मेजर की जिक्र नहीं किया है, उसने कहा है केवल और केवल यही मिलना चाहिए जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, ये वाला प्रोडक्ट के साथ साथ एक प्रोडक्ट और बनेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकंड 2-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन, 2-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन, तो पहले ब्यूटेन बना लिया, फिर 2 पर क्लोरो जोड़ दिया और 3 पर मिथाइल जोड़ दिया, CH3 यहां आएगा आपके पास CH और ये CH3। अगर आप चेक करेंगे किसी फंक्शनल ग्रुप से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, ये बन गया बीटा और ये बन गया बीटा, दोनों बीटा डिफरेंट है, ये बीटा 1 और ये बीटा 2। प्रोडक्ट बनाने के लिए अल्फा से E2 रिएक्शन है, बड़ी प्यारी रिएक्शन है। अल्फा से हेलोजन हट जाता है और बीटा से H हटकर एल्कीन प्रोडक्ट बन जाता है। जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो बीटा 1 से प्रोडक्ट बनेगा। आप ये भी सोच सकते हो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड CH3 जो आपको प्रोडक्ट दिया गया वो तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बीटा 2 से और प्रोडक्ट बनेगा, बीटा से H हटेगा, अल्फा से हेलोजन हटेगा, पाई बॉन्ड जुड़ेगा, जिसकी वजह से बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और ये CH3। अगर आप देखोगे ये और ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, बट ये प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसका मतलब है ये एल्काइल हैलाइड भी आपको एक्सक्लूसिवली 2-मिथाइल ब्यूटुइन नहीं दे पा रहा है। अब थर्ड पर चलते हैं 1-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसका मतलब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया दोस्तों, ये हो गया। अगर आप बोलेंगे 1-क्लोरो 1 यहाँ क्लोरो जुड़ गया, 2-मिथाइल 2 पर मिथाइल जोड़ दिया मैंने इस प्रकार से, तो यहाँ का स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, H2 और H3। यहाँ हेलोजन से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और ये कौन सा हो गया बीटा। बड़ी आसान रिएक्शन है, E2 एलिमिनेशन है, बीटा से H और अल्फा से हेलोजन हटकर पाई बॉन्ड आता है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों वो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 और ये बनेगा CH2 CH3। अब आप चेक करिए कि ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट सेम है क्या? बिल्कुल सेम नहीं है। उसे तो ये वाला प्रोडक्ट चाहिए था जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ना तो आप फर्स्ट से बना सकते हो, ना सेकंड से, ना थर्ड से, इसलिए फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन एल्काइल हैलाइड से एक्सक्लूसिवली आप 2-मिथाइल ब्यूटुइन नहीं बना सकते, एक्स्ट्रा एल्कीन भी आपको मिलेगा, जबकि इसमें जो एल्कीन आपको मिलेगा वो एल्कीन ये नहीं है जो आपको बोला गया है। जी, क्वेश्चन नंबर 81, ये एक साइक्लिक ईथर आपको दिया गया है। इसकी रिएक्शन एक पोटेशियम इथोक्साइड से करा रखी है जो एक न्यूक्लियोफाइल है। आपको मैं बड़ी प्यारी सी बात बताऊं, जब भी आपको साइक्लिक ईथर की रिएक्शन हो और न्यूट्रल या बेसिक मीडियम हो, साइक्लिक ईथर की रिएक्शन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में
जब आप कराते हैं तो रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है SN2। इसका मतलब रिएक्शन को स्टार्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल जो भी दिया गया है और वहां अटैक करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, क्योंकि इस कार्बन पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए रिएक्शन जो होगी वो इस कार्बन पर होगी। दोस्तों ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, ये रिंग ओपन हो जाएगी क्योंकि यहाँ एंगल स्ट्रेन है, और प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो होगा CH2 और यहाँ OET मतलब इथाइल CHO और यहाँ पर CH3 और ये O-। बाद में ये ETOH से जो सॉल्वेंट है उससे हाइड्रोजन लेकर के यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट ये मिलना चाहिए। इथाइल ET का मतलब था CH3 CH2O, CH3 CH2O, CH2 CHOH और CH3। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जी क्वेश्चन नंबर 82 में अगर बात करें, आप ध्यान से देखना, यहां आपको कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, उसमें से वो कह रहा है कि विल नॉट लूज देयर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है, जैसे ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। अब देखिए आप, ये कायरल सेंटर और फिक्स हैं, तो ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। कौन से हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। अब रिएक्शन करने के बाद वो कह रहा है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव ही होने चाहिए, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होने चाहिए, मतलब इनकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो नहीं जानी चाहिए। अब अगर हम प्रोडक्ट देखें H2 पॉइजनस पीडी, पॉइजनस पीडी का मतलब लिनडार कैटलिस्ट हो गया। लिनडार कैटलिस्ट कौन सा एडिशन कराता है? सिन एडिशन कराता है। ओनली किस पर? एल्काइन पर। तो यहां पर एल्काइन पर जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये कौन सी एल्कीन बनेगी? सिस। ध्यान सुनना, तो कौन सी एल्कीन बन जाएगी यहां पर? सिस एल्कीन। अब ध्यान सुनना, ये भी सिस एल्कीन, सिस दिया गया है, तो ये CH3 मतलब Me मतलब CH3 सिस एल्कीन डबल बॉन्ड है। यहां भी पाई बॉन्ड टूटकर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये भी सिस एल्कीन मिल जाएगी। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सेम। जब दोनों पार्ट सेम होगा तो अब ये कायरल सेंटर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, यहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा क्योंकि कायरल सेंटर नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसमें चलते हैं। ये वाली जो एल्कीन है वो आपको ट्रांस दी गई है और यहां पर फिर से पॉइजनस पीडी का मतलब लिनडार कैटलिस्ट रिएक्शन कराया है और रिएक्शन होती है सिन एडिशन। अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहां पाई बॉन्ड एल्कीन पर रिएक्शन होगा और यहां सिस एल्कीन प्रोडक्ट बनेगी। तो ये वाला पार्ट तो सिस एल्कीन और ये वाला पार्ट ट्रांस एल्कीन, दोनों पार्ट डिफरेंट हैं, ये भी डिफरेंट ये भी डिफरेंट। इसका मतलब कायरल सेंटर अभी भी है और रिएक्शन के बाद भी ये कायरल सेंटर रहेगा। इसका मतलब यहां ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा इसका प्रोडक्ट, और सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं, थर्ड। इसमें सिंपल जब आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो पाई बॉन्ड टूट करके यहां पर एल्कीन बन जाएगा CH3 CH2 और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है तो अब ये कायरल सेंटर नहीं रहेगा और कायरल सेंटर नहीं रहेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन सही है, जिसमें आपको ऑप्टिकली एक्टिव का ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही मिलेगा। जी आपको यहां दिया गया है सिस 2,3 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन। अगर आप सिस फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। डाइफिनाइल कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगर बोले 1 2 3 4 तो 2,3 डाइफिनाइल 2 ब्यूटीन और सिस फॉर्म में है, तो सिस फॉर्म का मतलब सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में है। जब आप इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो हमें पता है ये एक कौन सा एडिशन है? सिन एडिशन है। सिन एडिशन है तो इसका मतलब जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और जो हाइड्रोजन जुड़ेंगे वो सेम डायरेक्शन से जुड़ेंगे। अब देखिए, क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये सिस्टम प्लेनर है और प्लेनर सिस्टम पर जब अटैक होता है तो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन होता है, दोनों बराबर डायरेक्शन से होता है, बराबर क्वांटिटी में होता है। तो जब अबव द प्लेन अटैक करेंगे तो अबव द प्लेन में जब अटैक करेगा तो इस PH को अंदर जाना पड़ेगा डैश पर और ये H दोनों बाहर आएंगे, तो आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होगा CH3 C डैश पर चला गया आपका PH और यहां वेज पर आ गया आपका H, यहां पर C वेज क्योंकि अबव द प्लेन में ऐड कर रहा हूं, और यहां आएगा आपका PH और यहां आएगा आपका CH3। फिर जब ये विलो द प्लेन जुड़ेगा, अभी तो अबव द प्लेन जुड़ा है, सिन एडिशन है, दोनों सेम डायरेक्शन से, अबव द प्लेन भी जुड़ सकते हैं, विलो द प्लेन भी जुड़ सकते हैं। जब विलो द प्लेन जोड़ोगे तो उस केस में ये PH बाहर आएंगे और जो भी बनता है वो 100% इसकी मिरर इमेज बनता है। तो मिरर इमेज बनेगी इस कंपाउंड की, क्योंकि इसमें 2 कायरल सेंटर हैं, देख लीजिए डिफरेंट, चारों ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हैं
और इसमें सिमेट्री भी है। टू कायरल सेंटर हो और सिमेट्री हो तो वो कंपाउंड मीजो होता है, और मीजो कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज हमेशा आइडेंटिकल मानी जाती है। तो यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा और वो भी क्या होगा, मीजो होगा और आइडेंटिकल होगा। तो आप चेक करें, मीजो बनेगा और क्या बनेगा, इसका नाम अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पर, तो क्या आएगा आपको मीजो 2,3 डाई फिनाइल ब्यूटेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जी, क्वेश्चन नंबर 84 बड़ा आसान सवाल है। इसमें एक रिएक्टेंट दिया गया है और इसकी रिएक्शन कराई गई है। ये वोल्फ-किस्नर रिडक्शन है। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में C डबल बॉन्ड यूनिट CS2 यूनिट में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कोई छेड़खानी नहीं होगी। इसका मतलब जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, यहां C डबल बॉन्ड यूनिट CS2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जी, क्वेश्चन नंबर 85, फोटो हेलोजिनेशन कराते हैं एल्केन का, तो उसमें सबसे ज्यादा फास्ट जो होता है वो फ्लोरिनेशन होता है, फास्ट एंड एक्सप्लोसिव होता है। उसका कारण है लो एक्टिवेशन एनर्जी एंड हाईली एक्सोथर्मिक चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसका जो चेन प्रोपोगेशन स्टेप है मैकेनिज्म का, वो वेरी फास्ट होता है और एक्सोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से ये एक्सप्लोसिव प्रोसेस और वेरी फास्ट प्रोसेस है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है इसके लिए, क्योंकि ये हेलोजिनेशन में जो फोटो हेलोजिनेशन में जो फ्लोरिनेशन है वो सबसे फास्ट रिएक्शन करता है विद एक्सप्लोजन। जी, क्वेश्चन नंबर 86, आप देखिए ध्यान से, यहां रिएक्टेंट भी दिया है और प्रोडक्ट भी दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन अच्छा रिएजेंट है इस कन्वर्जन के लिए। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस रिएक्शन में CHO है जो एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड यूनिट उसका जो है वो CS2 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से बना गया CS3। और यहां पर जो हेलोजन वाला फंक्शनल ग्रुप है उस पर कोई चेंज नहीं आया, हेलोजन का हेलोजन है। इसका मतलब वो चाहता है कोई ऐसा रिएजेंट जो C डबल बॉन्ड यूनिट को CS2 में कन्वर्ट कर दे, बट हेलोजन फंक्शनल ग्रुप से कोई चेंज ना आए। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए तो C डबल बॉन्ड यूनिट को CS2 में कन्वर्ट करने की दो ही रिएजेंट हैं, एक तो क्लीमेंसन वाला और एक वोल्फ-किस्नर वाला। तो ये क्लीमेंसन है और ये वोल्फ-किस्नर, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। बट आप ध्यान से देखिए, ये जो हेलोजन है वो बेसिक मीडियम में एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, जिसकी वजह से ये जिंदा नहीं रहेगा अगर मीडियम रिएक्शन का बेसिक है। और आप देखिए, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में जो मीडियम होता है वो बेसिक होता है, इसका मतलब आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो आपके पास ऑप्शन बचा कौन सा, क्लीमेंसन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन आप यूज करिए और आप बढ़िया तरीके से इस एल्डिहाइड को CS3 में कन्वर्ट कर दोगे, और हेलो जो क्लोरोफॉर्म जो क्लोरो बना हुआ है पार्ट है, एल्काइल क्लोराइड वाला पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा और यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी, क्वेश्चन नंबर 87, अगर आप देखें इसमें फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम कीटोन, जैसे कीटोन आप ले लीजिए या आपके पास कोई कीटोन है, जब साइनोहाइड्रीन बनाते हैं तो इसकी रिएक्शन कराते हैं HCN से बेसिक मीडियम में। रिएक्शन में क्या होता है, HCN एक एसिड है, ब्रेक होगा H+ और CN- में, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। CN का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पर अटैक करेगा, इधर न्यूक्लियोफाइल, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CO- और ये R और यहां पर CN। बाद में HCN से जो H+, फिर से H+ लेकर के फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो OH, R और यहां पर CN मिल जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं, एक ही कार्बन पर जब OH और CN होते हैं उसे साइनोहाइड्रीन बोलते हैं, और रिएक्शन में अगर कुछ भी चीज जुड़े तो उसे एडिशन कहते हैं, क्योंकि यहां से कुछ भी बाहर नहीं गया है, केवल CN जुड़ा है। और क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर रहा है, इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन हुई वो कौन सी हुई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम कीटोन।
जी, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। हाइड्रोजिनेशन कराया जा रहा है किसका? बेंजोइल क्लोराइड। अगर आप बेंजोइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड OCl, बड़ी प्यारी रिएक्शन है। PDBaSO4 जिसे हम बोलते हैं लिंडार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजनेशन कराते हैं, रोजनमूड रिडक्शन का एग्जाम्पल है, बड़ा प्यारा रिएक्शन है। आप यहाँ पर एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने का वन ऑफ द तरीका है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजल डिहाइड बनेगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, रोजनमूड रिडक्शन है। जी, क्वेश्चन नंबर 89 अगर आप देखेंगे इसमें कार्बोनिल ग्रुप पर, कार्बोनिल ग्रुप क्या है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो सकता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रेस्पेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल या सबसे स्पीड वाला अटैक चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं जब न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है तो वो इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखता है, तो इसका मतलब इस C डबल बॉन्ड यूनिट के कार्बन की जितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगी उतना रेट ज्यादा होगा। अगर आप देखें फर्स्ट ऑप्शन में तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से Me C डबल बॉन्ड O और ये Cl का -I होने की वजह से यहां पर इस C डबल बॉन्ड यूनिट की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। बट नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आप जाएंगे Me C डबल बॉन्ड OH, H का यहां कोई इफेक्ट नहीं है, तो जितनी इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उतनी ही रहेगी। और देखिए आप इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा, क्योंकि -I की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दिया है। बढ़ गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई, तो इसके रेस्पेक्ट में तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं Me C डबल बॉन्ड O और ये Me, यहां देखेंगे ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव है। ये जो लोन पेयर है वो +M लगाएगा, +M की वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। यहां इलेक्ट्रोफिलिसिटी में कोई चेंज नहीं था बट यहां कम हो गया, तो इन दोनों में से अगर रेट कंपेयर किया जाए तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एस्टर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है। तो अगर आप नेक्स्ट लास्ट वाला ऑप्शन और देखेंगे जिसमें है एसिड एनहाइड्राइड जो है Me C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये Me, फिर से यहां C डबल बॉन्ड यूनिट कोई भी ले सकते हो। जब आप ये देखोगे तो यहां दोनों में डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां पर इस लोन पेयर का +M लगेगा जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोसिटी भी कम हो जाएगी। अब सवाल यह कि इन दोनों में से रेट किसका ज्यादा होगा? बड़े ध्यान सुनना, ये वाला लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब कहीं भी रेजोनेंस नहीं कर रहा, अब रेजोनेंस कर रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि इस लोन पेयर की डोनेटिंग टेंडेंसी मतलब +M इस लोन पेयर के रेस्पेक्ट में कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये पहले से भी रेजोनेंस में और बाद में भी रेजोनेंस में जा रहा है। जब इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम है तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा कम होगी और ये कम होगी। इसका मतलब इन दोनों में से बोलूं तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है। तो ओवरऑल आप देखो किसी में भी कंपेयर कर लो तो ये वाला क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर फोर्थ आएगा और फिर थर्ड आएगा न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। जी, क्वेश्चन नंबर 90 अगर हम इसमें बात करें, यहां पर आपको एक एल्डिहाइड दिया गया है, इसकी रिएक्शन कराइए NaOH से। जब आप देखेंगे बेसिक मीडियम में ऐसा एल्डिहाइड हो जिसमें अल्फा H हो तो वो रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि हीट भी दिया गया है तो रिएक्शन कौन सी होगी? एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन में यहां जाकर के जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा PHCH और यहां पर ये दो हाइड्रोजन और यहां C डबल बॉन्ड OH और यहां बनेगा PHCH2, यहां आएगा फिर से PHCH2 C डबल बॉन्ड OH। अगर आप देखेंगे इस ओवरऑल रिएक्शन में यहां से एक के अल्फा से 2 हाइड्रोजन और दूसरे के कार्बोनिल से ऑक्सीजन हटकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा PHCH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहां PH और C डबल बॉन्ड OH, ये मिल जाएगा। अब बाद में इसका हाइड्रोजनेशन कराया है। हाइड्रोजनेशन मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और ये पाई बॉन्ड भी टूट करके हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा PHCH2 CH2 CH। देखिए क्या बना,
यहां से देखते हैं पीएच, बैटरी वो हो जाती है आधा घंटे की, क्या है क्या? बैटरी नहीं सर, आधे घंटे बाद ऑटोमेटिक बंद होता देखो अभी वो देख लो, इसमें मुझे लगा पूरा नहीं आ रहा सर ऊपर से। है। अच्छा ये देखो क्या, ऐसे है, बाकी ऊपर को तो आ रहा है सर, आ रहा है 90 ऊपर पूरा। पूरा आ रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा, कम दिख रहा था। मैं भी आ जाऊँ देख के? आ जाओ, ये देखो। हाँ सही है। अभी चलाना थोड़ी देर के लिए चल ही रहा है सर, चल रहा है। डॉट आ गया ना, चल ही रहा है। अच्छा अच्छा डॉट हट जाएगा तो मतलब रुक गया अपने आप ही, ठीक है ठीक। आपका डॉट दिखता रहेगा। अच्छा डॉट हटती मैं बोलूँ? अभी चल रहा है तो वो कट कर देंगे वाली बात आपकी। अच्छा अच्छा, कितना टाइम लगेगा सर आपको? मुझे लगता है 10-5 सवाल ही बचे हैं, तो 10-15 मिनट और मान लो। जी क्वेश्चन नंबर 90 में बात करें, यहां पर आपको एक एल्डिहाइड दिया गया है और उसकी रिएक्शन एक बेस से कराई है और बाद में हीट किया है। तो आपको पता होगा एल्डिहाइड में अगर अल्फा एच हो और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो और बाद में हीट करें तो उस रिएक्शन का नाम होता है एल्डोल कंडेंसेशन। इस रिएक्शन में अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं डायरेक्ट, तो जो प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल कंडेंसेशन में, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं PH CH, 2 H हैं इस पर, C और ये H और ये C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा ऐसे ही बनाएंगे PH CH2 C डबल बॉन्ड OH। इस रिएक्शन में क्या होता है, ओवरऑल यहां तक का प्रोडक्ट बनेगा इससे एल्डोल कंडेंसेशन में, एक के अल्फा के 2 हाइड्रोजन और दूसरे के एल्डिहाइड की ऑक्सीजन को अगर हम बाहर करें तो यहां वाटर मॉलिक्यूल चला जाएगा बाहर और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा PH। यहां से स्टार्ट करते लिखना PH, ये क्या है PH C डबल बॉन्ड आ गया बीच में, CH CH2 और ये PH और यहां है C डबल बॉन्ड O और ये H। ये आपका प्रोडक्ट बना। कौन सा वाला? हीट करने के बाद आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। C डबल बॉन्ड यूनिट के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और बीटा, हमेशा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट बनता है और बिल्कुल सही प्रोडक्ट है। अब इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो एल्कीन का पाई बॉन्ड और एल्डिहाइड का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको यहां पर एल्कीन से एल्केन और यहां पर एल्कोहल मिलेगा। अब जब आप इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे H2 तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फाइनल आंसर जो मिलेगा आपको, यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं PH CH2 यहां आएगा CH और ये PH और ये हो गया CH2 और ये OH। अगर आप चेक करेंगे PH CH2 CH2 CH PH CH2 OH, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी क्वेश्चन नंबर 91 में बात करूं, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिक KMnO4 से ट्रीट करें तो Y कंपाउंड बनाता है और Y कंपाउंड को अगर आयोडीन I2 सोडियम बाइकार्बोनेट जो एक बेस है कि प्रेजेंस में कराते हैं तो ट्राई आयोडोमीथेन मिलता है। द कंपाउंड X कैन बी। देखो ट्राई आयोडोमीथेन जो बनता है ये रिएक्शन आयोडो फॉर्म की है और आयोडो फॉर्म रिएक्शन होने के लिए आपके पास कंपाउंड में ये वाली यूनिट प्रेजेंट होना जरूरी है। तो आप देखिए ऑप्शन बेस्ड सवाल है, अगर आप चेक करेंगे तो देखो अब अगर आप 4th ऑप्शन पर जाएंगे तो यहां पर आपके पास दिया गया है वो 2 डिग्री एल्कोहल है और 2 डिग्री एल्कोहल का पहले K2Cr2O7 से एसिडिफाइड K2Cr2O7 से इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 डिग्री एल्कोहल का K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन करते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन बनेगा जो एसीटोन है और एसीटोन में दोस्तों ये CH3C डबल बॉन्ड यूनिट प्रेजेंट है, इसलिए ये इस रिएक्शन को देगा। जब आप इसका आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगी I2 प्लस बेस Na2CO3 की प्रेजेंस में, इसमें क्या होता है CH3 वाला ये वाला पार्ट ब्रेक होता है तो ये बनता है आयोडोफॉर्म और ये बन जाएगा आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर प्रोडक्ट बना CHI3 प्लस आपको प्रोडक्ट बनेगा CH3COONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी किसी से ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 92, देखिए आपको अगर कभी भी 2 कंपाउंड दे दिए जाएं और उनको डिस्टिंग्विश करना हो, सेपरेट करना हो या बताना हो कौन सा क्या है,
तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई ऐसी रिएक्शन सेलेक्ट करते हैं जिसको एक रिएक्शन दे और दूसरा रिएक्शन ना दे। बट अगर दोनों ही उस रिएक्शन को देते हैं तब भी आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उस रिएक्शन से, और अगर दोनों ही इस रिएक्शन को देते हैं और नहीं भी देते हैं, दोनों ही हो, तो उस केस में आप उन दोनों कंपाउंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। डिस्टिंग्विश करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि एक रिएक्शन दे और दूसरा ना दे। फिनाइल हाइड्रोजन से बड़ी प्यारी तरीके से एल्डिहाइड भी रिएक्शन करता है और कीटोन भी रिएक्शन करता है। इसका मतलब आप इससे इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हाइड्रोक्सिल अमाइन दोनों ही रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब इससे भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बट आपको याद होगा फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, कीटोन कभी भी फेलिंग टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट नहीं देता, जबकि एल्डिहाइड टेस्ट को देता है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिससे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सोडियम बाइसल्फाइड एसीटोन बनाता है और एल्डिहाइड भी बनाता है, तो ये भी इससे भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, फेलिंग सॉल्यूशन। जी, क्वेश्चन नंबर 93, इसमें देखें कुछ हाइड्रोजन्स दिए गए हैं आपको और कहा गया है लीस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा। ये तो आपको पता होगा, कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा वह उतना ही अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जब आप यहां से 4th नंबर से H हटाओगे तो ये देखो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल पाई बड़े प्यारे तरीके से रेजोनेंस कर रहा है और अच्छा खासा स्टेबल है। सेम कहानी जब यहां से 3 नंबर से जब H हटाओगे तो नेगेटिव सिंगल पाई ये भी बड़ा अच्छा कॉन्जुगेशन में है, इसका मतलब रेजोनेंस कर रहा है, स्टेबल बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस तो बड़ा अच्छा एसिड है। सेम कहानी जब आप यहां से H हटाएंगे तो बनने वाला नेगेटिव चार्ज नेगेटिव सिंगल पाई कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये भी एसिडिक है। बट आप 2 नंबर का जब H हटाएंगे, सेकंड नंबर का H हटाएंगे तो आपको जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, नेगेटिव चार्ज और यहां डबल बॉन्ड O, और ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। जब कॉन्जुगेशन में नहीं है तो ये इतना अच्छा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस नहीं है, इसका मतलब ये इतना अच्छा एसिड भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड हाइड्रोजन है वो लीस्ट एसिडिक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी, क्वेश्चन नंबर 94, इसमें देखें कैनिजारो रिएक्शन के बारे में पूछा है और कहा है कौन सा स्टेप स्लोएस्ट स्टेप मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो बड़ी प्यारा सा पॉइंट है, इस रिएक्शन में सबसे पहले जो दिया गया है वो बेंजल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन जब कराते हैं बेस से तो बेस सबसे पहले इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन होगा। जैसे बॉन्ड ओपन होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस प्रकार से होगा, CO-OH और ये H। अब क्या होता है, ये इंटरनल अटैक के इस H को ट्रांसफर करता है, इस H को बाहर करता है दूसरे की C डबल बॉन्ड O यूनिट पर, दूसरे की C डबल बॉन्ड O यूनिट पर ये H ट्रांसफर होता है, ये इंटरनल अटैक से H ट्रांसफर होता है। यही स्टेप स्लो स्टेप होता है और यही RDS होता है। तो आप देखिए द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप इज द RDS स्टेप, इसलिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी, क्वेश्चन नंबर 95, इसमें देखें परऑक्साइड इफेक्ट दिया गया है, HBr का एडिशन कराया परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसमें पहले Br डॉट का अटैक होता है और फिर बाद में H डॉट जुड़ता है, जो कहां से आता है, HBr से। अगर आप देखेंगे Br डॉट को अगर आप यहां जोड़ेंगे, बनने वाला फ्री रेडिकल यहां ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी रेजोनेंस से बढ़ जाएगी। तो यहां बना आपको पास CH2 और ये Br, फिर इसमें HBr आएगा और HBr इस फ्री रेडिकल पर क्या जोड़ देगा, H। तो आपको फाइनल आंसर यहां पर जो मिलेगा वो मिलेगा बेंजीन, CH2 और ये CH2 और ये Br। अब आप देखिए ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर से इसकी रिएक्शन कराई है और नाइट्रेटिंग मिक्सचर एक मशीन है और ये मशीन आपको क्या देगी दोस्तों, NO2 पॉजिटिव देती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेंजीन पर पहले से ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो वो ग्रुप डिसाइड करता है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन, क्योंकि ये एक प्लस H ग्रुप है, क्योंकि इसमें अल्फा H है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में से ऑर्थो पर स्टेरिक इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा है, पैरा पर कम है, तो पैरा वाला मेजर बनेगा। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ Br
और यहाँ जुड़ जाएगा NO2, और जो दोस्तों आपको दिख रहा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। जी, क्वेश्चन नंबर 96 में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ आपको हीट दिया गया है, उसकी प्रेजेंस में H2SO4 है, फिनॉल है और एल्कोहल है। क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर पहले से ही भाई साहब रेजोनेंस में, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम है, बट ये अच्छा खासा बेस है, तो ये एसिड से रिएक्शन ये वाला एल्कोहल करेगा, ये आपको H+ प्रोवाइड कराएगा, ये लोन पेयर H+ प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बनेगा OH2 पॉजिटिव, और यहाँ आपके पास कुछ इस प्रकार से कार्बन और कार्बन। वाटर एक गुड Lg है, तो ये बाहर चला जाएगा और आपको 3 डिग्री कार्बोटाइन मिलेगा, जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और आपको पता है फिनॉल एक +M ग्रुप है, और +M ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और ऑर्थो पोजीशन के रेस्पेक्ट में पैरा पर स्टेरिक इंटरेंस कम है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पर पोजीशन पर जुड़ जाएगा, और आपको फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जो आपको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 97 में अगर हम बात करें, नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। नाइट्रेटिक मिक्सचर बोलते हैं, तो इसमें पूछ रहा है HNO3 किसकी तरह काम करता है। देखिए, जब आप दो एसिड को मिक्स करो, तो उसमें से वो वाला एसिड, जब आप दो एसिड को मिक्स, डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया भाई आ जाओ यार। सर बस 5-7 सवाल रह गए हैं, उनको सॉल्यूशन तो करा दूं, है ना, बस। हेलो। हाँ, 5-7 सवाल रह गए सर, आ रहा हूँ। 5-7 साल पहले थे, अभी कहाँ हो? अरे बीच में वो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग वाले रूम में। अच्छा, 5-10 मिनट और दो, 5-10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कितने बजे रहे? अभी 96 पे चल रहा, देखूं कितना है। मैंने क्या सर, रात में ना 3 क्वेश्चन अटक के रह गए और फिर वो बाकी सब कर गए। अच्छा, तो बस 2 मिनट और दे दो, मैं बस अभी मैं देख रहा था कितने, देख लूँ एक बार। कितने टोटल? 100 के आसपास होने चाहिए, मुझे लगता है 100 ही है। कितना चल रहा है? 3 और रह गए, अभी करते जी। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, यहां पर देखिए, नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 के मिक्सचर से जब कराते हैं, इसे नाइट्रेटिक मिक्सचर कहते हैं, और आपको नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट मिल जाता है। पूछा है इसमें HNO3 किसकी तरह काम कर रहा है। एक बात सुनिए बड़ी ध्यान से, जब किसी दो एसिड को आप एक साथ मिक्स करते हैं, तो जो स्ट्रांग वाला होता है वो तो बनता है एसिड, और जो वीक वाला होता है वो बेस बन जाता है। अगर आप देखेंगे HNO3 और H2SO4 में H2SO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो HNO3 या बेस की तरह बिहेव करता है, और जो H2SO4 H+ डोनेट करता है, उस H+ को HNO3 एक्सेप्ट करता है, H+ को, उस H+ को लेकर जो लेगा उसे क्या बोल देंगे, बेस। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहां पर HNO3 एक बेस है। जी, क्वेश्चन नंबर 98, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, बेंजीन N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये बन गया। इसकी रिएक्शन आप वीकली बेसिक मीडियम में, बेस दिया गया है, कोई भी बेस ले सकते हैं, बेसिक मीडियम में फिनॉल से कराते हैं, तो ये कपलिंग रिएक्शन का एक एग्जांपल है, जिसमें आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा इसके पैरा पर जुड़ेगा, और प्रोडक्ट होगा HO, और ये N जो डाई है, जो डाई बोलते हैं इनको, N, और कुछ इस प्रकार से। ये जो ऑरेंज डाई है, ऑरेंज कलर का डाई होता है, अगर आप देखेंगे इसका नाम पैरा, ये पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ, ये N डबल बॉन्ड N को एजो बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, आपको प्रोडक्ट मिलेगा एक ऑरेंज कलर का डाई।
क्वेश्चन नंबर 99, इसमें आपको एक एल्कीन दिया गया है और इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रेशन करवाया है। ये एक क्लासिकल कार्बोटाइन रिएक्शन का एग्जांपल है जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें एल्कीन पर सबसे पहले H+ जुड़ेगा और H+ वहां जुड़ेगा जिससे बनने वाला कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि यहां बनेगा अगर कार्बोटाइन तो बेंजीन से उसे +M मिलेगा, जिसकी वजह से ये कार्बोटाइन कुछ ऐसे आया CH पॉजिटिव और यहां आएगा CH2 और ये CH3। यहां जब वाटर का अटैक कराएंगे तो आपको यहां OH जुड़ जाएगा, मतलब आपको फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा वो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन रिएक्शन का नाम। जी क्वेश्चन नंबर 100, अगर इसमें बात करें सिस ब्यूट-2-इन दिया गया है। सिस ब्यूट-2-इन अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, सिस ब्यूट-2-इन CH3 और ये सिस ब्यूट-2-इन है। इसकी रिएक्शन HBr से करा रहे हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इस रिएक्शन में अभी भी हमने पढ़ा था Br डॉट पहले जुड़ता है, फिर H डॉट जुड़ जाता है HBr से। तो अगर आप देखेंगे Br डॉट सबसे पहले जोड़ेंगे तो Br डॉट चाहे यहां जोड़ो, दोनों बातें क्या हैं, सेम है। तो जब Br डॉट यहां जुड़ेगा तो फ्री रेडिकल यहां बन जाएगा CH3 CH डॉट और यहां बनेगा, यहां Br जुड़ा हुआ है तो यहां बनेगा CHBr और ये CH3। अब यहां फिर HBr से, क्योंकि फ्री रेडिकल क्या होता है, प्लेनर होता है, इस पर जब अटैक आएगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा H डॉट जुड़ जाएगा CH2 CHBr और ये CH3। अगर आप देखेंगे ये कायरल सेंटर बना है और जब कायरल सेंटर बना है तो यहाँ दो कॉन्फ़िगरेशन R और S या D और L दोनों पॉसिबल हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में, इसलिए आपको इस प्रोडक्ट में जो मिलेगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हमारे पास एलिमेंट है जिसका मोलर मास हमें गिवन है और एलिमेंट है जिसका हमारे पास मोलर मास गिवन है और उसका हमें यूनिट सेल का एज लेंथ गिवन है और डेंसिटी ऑफ एलिमेंट हमसे पूछा गया है। तो वेरी सिंपल कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, अपनी डेंसिटी होती है। तो बस सिंपल सी बात है, मास अपॉन वॉल्यूम जो अपने पास है वो अपनी डेंसिटी होती है। तो अपने पास D इज इक्वल्स टू M। अब देखो इसमें नंबर ऑफ एटम देखने, तो नंबर ऑफ एटम BCC में होते हैं 2 और एक एटम का मास होगा कितना, मोलर मास डिवाइड बाई Na। तो हमने Na से डिवाइड कर देंगे इनटू जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा 400 इनटू, इसको अपन किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो क्यूब आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू है वो आएगी 5.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास पूछा है, मेटलिक गोल्ड क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ हमें गिवन है एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन गोल्ड एटम इज। हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है गोल्ड एटम का। तो गोल्ड एटम का जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है FCC के अंदर, तो हम सबको पता रहता है, हम सबको पता ये रहता है कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच है अपने पास वो होती है क्या, √2a। वो क्या होती है, √2a होती है हमारे, वो अपने पास होती है क्या, √2a। तो हमें पता है √2a पे एटम्स होते हैं और उसमें भी क्लोजेस्ट, तो हमारे पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा √2a/2। ये अपनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस मिलेगी और ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस मिलेगी ये अपने पास क्लोजेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो अपने पास आने वाली है कितनी, 2.878 एंगस्ट्रॉम के लगभग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, एक कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्साइड आयन अरेंज इन सीसीपी है, ऑक्साइड है वो सीसीपी में अरेंज है, और ए है जो आपके पास तो सीसीपी के अंदर अरेंज है, तो हम उसके नंबर ऑफ एटम मान सकते हैं कितने हैं हमारे पास। उसके ए के जो आप ऑक्साइड आयन के एटम रहेंगे 4, जो ए है वो आपके पास ऑक्यूपाई कर रहा है कौन सी, टेट्राहाइड्रल वॉइड, टेट्राहाइड्रल होती है 8, बट उसका 1/6 कर रहा है। बी जो आपके पास एटम है वो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को कर रहा है, वो 4 होती हैं, और उसका जो फ्रैक्शन ले रहा है वो 1/3 ले रहा है आपके पास। इसको इंटीजर में चेंज करते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 24, ये आएगा आपके पास कितना 8, ये 24, ये आ जाएगा 8, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 का करेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना आपके पास 8। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में चेंज करते हैं तो 3 1 1 आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर बना है वो बना है AbO3। क्या आंसर बना है AbO3। उसके बाद हमारे पास एक रेडियाई है जिसको A+ और B- दे रखा है अपने पास, और उनके तो हम रेडियस रेशो पे जाएंगे, और रेडियस रेशो बनाने के लिए हमारे पास जो R रेशो है हमारे पास उसकी हम बात करते हैं, और जो R रेशो हमारे पास आएगा वो आएगा कितना 95, और उसको हम डिवाइड करेंगे किससे 181 से। तो ये जो वैल्यू लगभग हम देख पा रहे हैं 0.5 के लगभग आ रही है, और ये 0.5 के लगभग आ रही है, इसका मतलब ये जो वॉइड है आपके पास हमें पता है कि ये वॉइड कौन सी आ जाएगी। बोले सर कार्ड नहीं है सर एक्स्ट्रा यहाँ पे। चलो तो आपके पास रेडियस रेशियो आएगा 0.5 का मतलब ये जो हमारे पास वॉइड है ये कौन सी वाली वॉइड है, ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के अंदर है, और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 6। नेक्स्ट आपके पास एक सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर जो आपके पास है आपके पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, परसेंटेज ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड इन, तो हमें पता होता है सारी की सारी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के अंदर क्या केटाइन प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब आंसर रहेगा 100%। इसका मतलब आंसर रहेगा हमारे पास 100% वॉइड क्या होंगी ऑक्यूपाइड रहेंगी, क्योंकि रॉक सॉल्ट लैटिस के अंदर सभी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड पे क्या प्रेजेंट होता है आपके पास, सभी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के ऊपर केटाइन्स प्रेजेंट होते, सॉरी एनाइन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपके पास क्वेश्चन 56, एज लेंथ जो आपके पास है वो गिवन है, एज लेंथ है वो आपके पास गिवन है, और mx कॉन्टेक्ट अलोंग द एज द रेडियस ऑफ x आइन इज, आपसे क्या पूछा जा रहा है, रेडियस पूछी जा रही है, और आपको बोला गया एज लेंथ है वो 7.2 है, और mx कॉन्टेक्ट अलोंग द एज, एज के ऊपर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हम सबको पता होता है कि दोनों जो हमारे पास, देखो हम जानते हैं कि जो 2 ऑफ रेडियाई ऑफ, हम जानते हैं कि 2 ऑफ रेडियाई ऑफ एनाइन प्लस 2 ऑफ रेडियाई ऑफ कैटाइन, ये आपके पास एक ही इक्वस होती है। तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि हमारे पास रेडियाई ऑफ एनाइन प्लस रेडियाई ऑफ केटाइन इज इक्वल्स टू A/2 होगा, और ये हमारे पास रेडियाई ऑफ एनाइन और केटाइन की हमारे पास देखो केटाइन की दे रखी है 1.6 और एनाइन की हमसे पूछी जाए तो हमारे पास आएगा 7.2/2, यानी वैल्यू ऑफ एनाइन की कितनी आ जाएगी 2 एंगस्ट्रॉम। कितनी वैल्यू आने वाली है
2 एंगस्ट्रम आपके पास वैल्यू आने वाली है। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया आपके पास 0.052 है, Kb आपको दे रखा है। हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन दिस सॉल्यूशन इज, हमसे क्या पूछा गया है? यूरिया का मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोलिलिटी बना लेते हैं। तो हम जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हम जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो होता है वान टू फैक्टर इंटू Kb इंटू मोलिलिटी। तो हमारे पास 0.52 दे रखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वान टू फैक्टर हमारे पास क्या है, यूरिया के केस में 1 हो जाएगा, Kb की वैल्यू 0.52 हो जाएगी। मोलिलिटी हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और मोलिलिटी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। हम सब लोग जानते हैं यहाँ से कि 1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसका मतलब होता है 1 मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हमें मोल फ्रैक्शन बनाना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बनाना है हमारे पास। तो सोल्यूट के मोल है हमारे पास 1 प्लस टोटल मोल कितना आ गया 1 kg, मतलब 1000 ग्राम डिवाइड बाई 18। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास 1/56.5 और ये अप्रोक्सीमेटली अपने पास कितना आ जाएगा, 0.018 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, आपके पास इंसुलिन है और उसको क्या किया गया, डिजोल्व किया गया सुटेबल सॉल्वेंट में। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपके पास है और जो आपके पास है टेम्परेचर के बीच में स्लोप दिया गया है और उस स्लोप की हमारे पास वैल्यूज दी गई है। और अब हमसे मोलर वेट ऑफ इंसुलिन पूछा जा रहा है। तो हम सब लोग जानते हैं जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होती है वो होती है क्या, मोल बाई वॉल्यूम होती है। और इस कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं कि मास बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो इसको अपन कह सकते हैं केजी, इसको हम कह सकते हैं क्या, केजी पर मीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम के यूज कर सकते हैं। तब हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास पाई इज इक्वल टू क्या आता है, CRT आता है, CRT आता है। तो पाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्या, एक नई कॉन्सेंट्रेशन जिसको हमने C डैश बोल देंगे इसको यहाँ से, या तो हमारे पास क्या आ जाएगा C डैश अपॉन मोलर मास RT। और यहाँ से मोलर मास की जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो आएगी C डैश RT अपॉन पाई। इन सभी वैल्यूज को मैं पुट कर देता हूँ, पुट करके जब सोल्व करता हूँ C डैश की वैल्यू मेरे पास दे रखी है, वो कितनी है, ये मेरे पास, ये स्लोप मेरे पास यहाँ मेंशन है, इसकी मेरे पास वैल्यू है, R की मेरे पास वैल्यू है। सारी वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा क्या, 8.314 इंटू 10 की पावर -3। और आपके पास R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। T की वैल्यू मेरे पास दे रखी है कितना, 293। तो ये मैं जब सोल्व करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 293 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेरियम का जो ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इट्स सपोज टू बी 75% क्या हो रहा है, 75% आयोनाइज इन वाटर हो रहा है। 75% क्या हो रहा है, आयोनाइज इन वाटर हो रहा है। और वान टॉप गुणांक इक्वल टू 4, देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन कैन बी। ये हमसे पूछा जा रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स है, 75% आयोनाइज हो रहा है। तो हम यहाँ से हम जानते हैं कि वान टॉप फैक्टर जो हमारे पास होता है
वो ये फॉर्मूला होता है, वान-टो फैक्टर इज 1 + n-1 अल्फा। ये अपने पास वान-टो फैक्टर होता है। वान-टो फैक्टर के जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हमें 4 दे रखी है, 1 + n-1, और आपके पास ये वाली वैल्यू है 3/4। अल्फा की वैल्यू 75% यानी 3/4। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो इधर आया, तो मेरे पास वैल्यू 3 आ गई। 3 = n-1 3 × 4। तो मेरे पास ये वैल्यू n-1 की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना आ गया, 4 आ गया। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका वान-टो फैक्टर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। वान-टो फैक्टर 5 आने का मतलब ये होता है आपके पास कि ये आयनाइज होके 5 आयन फर्निश्ड करेगा। कितने आयन फर्निश्ड करेगा, 5 आयन फर्निश्ड करेगा। और 5 आयन फर्निश्ड करने के लिए हमारे पास बेरियम है और कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट और बेरियम का यदि हम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें और इसके अंदर हम देखना चाहें तो ऐसे कौन कौन से केस में, यदि मान लीजिए मैं इसको कॉम्प्लेक्स को यदि CN4 लेता हूं तो मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये वाला बनेगा। इससे मुझे कितने आयन मिलेंगे, 2 आयन फर्निश्ड करेगा ये कॉम्प्लेक्स। यदि मैं यहाँ 5 कोऑर्डिनेशन नंबर लेता हूँ, यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेशन नंबर लेता हूँ, तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स ये बन जाएगा कोबाल्ट CN⁵, और तब मेरे पास इस पे आ जाएगा चार्ज कितना, -3। तो यहाँ आएगा Ba3 और यहाँ आ जाएगा 2। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स मुझे 5 आयन फर्निश्ड कर सकता है। इसका मतलब मेरे पास कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आ गया, 5 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 5 आ गया। यदि मैं 6 लेता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी CN⁵। पूरे कॉम्प्लेक्स पे मेरे पास +4 आ गया। इसका मतलब Ba2 लेना पड़ेगा मुझे। इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए Ba2 लेना पड़ेगा। पूरे कॉम्प्लेक्स में -4 आ गया, इधर +4 आ गया, तो ये आयन मेरे पास 3 आयन फर्निश्ड करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, 5th आंसर जाएगा। यानी ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है AB का और उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको मेंशन कर रखा है और क्या पूछा है, फ्रीज बता रखा है इतने पे हो रहा है, और आपको ये बता KB और KB की बात की जा रही है। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि जब वो फ्रीज हो रहा है तब क्या कर रहा है। तो हम सब लोग जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमारे पास क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम ही सॉल्यूशन की है। तो वान-टो फैक्टर 1 × KB अपॉन वान-टो फैक्टर 2 × KF। तो हमारे पास अभी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास आया है वो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.08 आ जाएगा। ये एलिवेशन आ गया। डिप्रेशन जो आपके पास आया वो 1.8 का आया है, और वान-टो फैक्टर आपके पास है 100% क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट पे डिसोसिएट कर रहा है। इसका मतलब मुझे 2 लेना है, और KB अपॉन KF इसकी वैल्यू मेरे को कितनी देनी है, 0.3 लेनी है। वान-टो फैक्टर 2 मेरे पास क्या है, यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी। I2 की वैल्यू जब मेरे पास यहाँ से आती है तो ये देखो ये वैल्यू बनेगी। I2 इधर लेके आता हूँ मैं, तो I2 = ये आ गया 0.6। ये वाली वैल्यू इधर आई है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.8 अपॉन 1.08। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, वान-टो फैक्टर यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, न तो आयोनाइज हो रहा है, नहीं आयोनाइज हो रहा है, और न ही वो एसोसिएट हो रहा है। और उसका कैसा हो रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह फ्रीजिंग पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चंस, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन, वो आपको दे रखा है। रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर आपके पास गिवन है, और नंबर ऑफ मोल ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ H2O इज आपके पास पूछा जा रहा है। तो हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या है, रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, यानी 0. मैं तो एक सिंपल सी बात करता हूं, रिलेटिव डिक्रीज और मोल फ्रैक्शन क्या होती है, एक ही होती है हमारे पास। तो रिलेटिव डिक्रीज है 0.167। अब हमसे पूछा गया NaCl प्रेजेंट इन नंबर ऑफ मोल, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 फैक्टर इंटू NaCl, 1/2 फैक्टर इंटू मोल ऑफ NaCl, और इसके मोल आ गए 10, और यहां से आ गया 1/2 फैक्टर इंटू n, और हमें पता है 1/2 फैक्टर NaCl के लिए कितना लेना है, 2 लेना है। तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0.167 इज इक्वल टू 2n अपॉन 10 प्लस 2n। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास वैल्यू बनेगा 1.67, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आएगा 0.167 इंटू 2n इज इक्वल टू 2n। इसको उधर भेजते हैं हमारे पास, तो अपने पास वैल्यू बनेगी 1.67 इज इक्वल टू, इस वाली वैल्यू को देखते हैं कितना आ गया अपने पास, तो आ गया 2n माइनस ये आएगा 4, ये आएगा 13, और ये कितना आ गया 3, तो ये आ गया, पॉइंट लगा देंगे और 0 रहेगा n। तो अपने पास जो वैल्यू बनी है 1.67, और यहाँ से हम इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास वैल्यू बनेगी कितनी, 1.67 n बनेगा। तो n की वैल्यू अपने पास लगभग कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमारे पास कितना प्रेजेंट है, 1 मोल NaCl है, वो प्रेजेंट है किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में। ध्यान रखने वाली बात ये थी कि NaCl वाटर में क्या करता है, बोलो, आयोनाइज करता है, और n फैक्टर कितना होता है उसका, 2 होता है। कितना होता है उसका, 2 होता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज विच इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन, उसका हमारे पास P0 दे रखा है, टोल्यूइन का दे रखा है और बेंजीन का दे रखा है, हैविंग 2 मोल ऑफ ईच इज। तो हमें पूछा जा रहा है कि भाई क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इन वेपर फेज क्या होगा। P0 दिए गए हैं, दोनों के मोल दिए गए हैं, यानी मोल जो आपके पास है, मोल फ्रैक्शन जो है आपके पास दोनों का, टोल्यूइन का और बेंजीन का, इक्वल बन जाएगा। अब हमें पूछा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन पूछा गया है, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास टोल्यूइन का यदि हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, टोल्यूइन का हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है, तो हमें पता है P0 ऑफ टोल्यूइन जो कि 80 दिया हुआ है, और मोल फ्रैक्शन आएगा 0.5, और हमारे पास टोटल आएगा कितना, आपको पता है 80 इंटू 0.5 प्लस आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 इंटू 0.5। तो आपके पास वैल्यू बनी है 40, और ये वैल्यू आ गई है 100, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई है, 0.4। तो आपके पास जो आंसर है वो है 0.4। समझ गए होंगे, मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास ये वाला होता है कि P0 A XA अपॉन P, या P0 A XA प्लस P0 B XB, ये अपने पास होता है YA का फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले लेंगे अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपके पास एक क्वेश्चन आया है, रेट कांस्टेंट आपको गिवन है,
इफ रेट भी आपके पास गिवन है, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, आपको रेट कांस्टेंट को देखो और इसकी यूनिट को देखो। यहां से हम साफ साफ शब्दों में बोल सकते हैं इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए R इज इक्वल टू क्या होता है? K इंटू A की कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है हमारे पास। यहां हमारे पास N2O5 है तो हमारे पास N2O5 ले लेंगे। तो अपने पास देखो, हमारे पास K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 इंटू 10 की पावर -5 इंटू यहाँ ले लेंगे N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन, और मेरे पास R जो आया है वो है 2.4 इंटू 10 की पावर -5। तो N2O5 की जो कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास आएगी वो आएगा कितना? 2.4 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर -5। तो -5 से -5 क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 आ गई। कितनी आ गई? 0.8 आ गई। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया? 4th बन गया। ठीक है बात। इसके बाद हमारे पास (63) के बाद मेरे पास क्वेश्चन है 64। कौन सा क्वेश्चन है? 64 मेरे पास क्वेश्चन है। 64 को ध्यान से देखो, क्या दे रखा है हमारे पास। हम सबको पता है कि जो रेट होगी वो इस तरीके से हम राइट करेंगे कि हमें रेट का एक्सप्रेशन चाहिए, हमें रेट का एक्सप्रेशन चाहिए। तो हमारे पास R इज इक्वल टू 1/3 करना। जैसे मान लीजिए N2 की कॉन्सेंट्रेशन है तो हम लिखेंगे dN2 अपॉन dt। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो रिएक्टेंट है इसलिए क्या लगाएंगे? माइनस। और ये किसके बराबर है? देखो H2 अगेन रिएक्टेंट है तो माइनस लगाओ। फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना? 1/3। और क्या लिखो? dH2 अपॉन dt। और हमारे पास अमोनिया क्या है? प्रोडक्ट है तो कोई 1 माइनस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं। 1/2 डी अमोनिया अपॉन dt। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? चीजें प्राप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकली कैटालाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। बायोलॉजिकली कैटालाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, द concentration of ethanol decrease in first order reaction from this to this in this second, then rate constant is। हमसे क्या पूछा जा रहा है? रेट कांस्टेंट पूछा जा रहा है। और हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास रेट कांस्टेंट की जब हम बात करें तो हमारे पास देखो ऐसे ही हमारे पास क्या कॉन्सेंट्रेशन है, और इसको हम कैसे लिखेंगे कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और सेकंड हमें दे रखा है। तो हमारे पास रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको हमें बताना है। तो हमें बहुत सिंपल सा इसका लॉजिक ये होता है कि हमारे पास पहले हम क्या निकाल लेंगे? इसका हाफ लाइफ, कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ इसमें लगे हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ की हम बात करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास आएगा क्या कि A इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा? A इज इक्वल टू A नोट की वैल्यू है और क्या बोलो 1/2 की पावर n। तो A की वैल्यू तो मेरे पास 50 है, A नोट की वैल्यू मेरे पास 800 है और 1/2 की पावर n। तो मैं यहाँ इस तरीके से प्लान करूंगा कि मुझे 50 कब मिल जाए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? इसको मैं 16 से डिवाइड कर देता हूँ, यह 16 टर्म बन जाए। 16 बने मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई और मेरे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गए। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गए तो मेरे पास अब टी हाफ आ जाएगा, और टी हाफ की वैल्यू जो मेरे पास गिवन टाइम है
2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 4। तो ये मेरे पास आ गया 5 इंटू 10 की पावर 3 सेकंड आ गया मेरे पास। अब मेरे से क्या पूछा गया है, रेट कांस्टेंट पूछा गया है। तो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो ये होता है हमारे पास क्या कि 0.693 अपॉन हमारे पास टी हाफ होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलता है अपना काम। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू मेरे पास है, तो मैं 0.693 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 3 ये करता हूँ। ये वाली वैल्यू को मैं कट करता हूँ तो मेरे पास आएगा 1, फिर लगभग आ जाएगा 4, लगभग मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास आ गया 0.14 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको मैं लगभग ये बोल सकता हूँ कि 1.4 इंटू 10 की पावर -4। यानी क्या आंसर आ गया मेरे पास, सेकंड आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। पहले हमें टी हाफ निकालना था और टी हाफ के बाद उसी टी हाफ को हमें रेट कांस्टेंट में क्या करना था, चेंज करना था। तो अब अपने पास जो आता है जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, और जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट होता है वो हमारे पास होता है R0/2K। सॉरी, जो हमारे पास टी हाफ होता है वो अपने पास क्या होता है, टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू R0/2K। इट मीन्स के जो आपके पास होता है जीरो ऑर्डर का वो होता है कितना, R0/2 टी हाफ, R0/2 टी हाफ होता है। तो हमारे पास R0 भी गिवन है, हमारे पास टी हाफ दोनों गिवन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, K1/K0 आ जाएगी, और ये वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है जीरो ऑर्डर का 40 अपॉन हमारे पास जीरो, इसका क्या है, R0 की वैल्यू कितनी है 1.386, और हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2 टी हाफ, तो 2 टी हाफ जाएगा ऊपर चला जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं हम K1/K0, तो हमारे पास आएगा 0.693 अपॉन 40। के नोट की वैल्यू आएगी कितनी 1.386, और अपॉन 2, और टी की वैल्यू दे रखी है आपके पास 20। तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, ये वैल्यू 2 आ गई, तो आपके पास वैल्यू आ गया कितना 0.5। कितना आ गया 0.5 आपके पास वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस, the first order reactions, the temperature dependent rate constant was found, follow the equation log ये है, pre exponential factor A and activation energy E respectively R। ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हम सबको पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो ऐसे आती है कि log हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो ये होता है log K इज इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log A प्लस log A। तो हमें यहां पे log A की वैल्यू दे रखी है 6, इसकी वैल्यू हमें 6 मेंशन है, तो इसका मीन्स होता है कि A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 10 की पावर 6 आ जाएगी। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 की पावर 6 आ गई। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो वो आएगी EA अपॉन 2.303 R,
और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 2000 दे रखी है। तो हमारे पास EA की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2000 इंटू 2.303 और इसकी वैल्यू होती है 8.314 होती है हमारे पास। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली देखो सोल्व करते हैं, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 16 बनता है, 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32 बन जाता है लगभग। और उसी के आसपास अब हमें देखना चाहिए, पर उससे थोड़ी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आ जाएगी हमारे पास। इसका मतलब होता है कि हमारे पास कौन सा आंसर बनेगा, 4th आंसर बन जाएगा। Plot showing the variation of rate constant with temperature are given below. Plot that follow Arrhenius equation is, है ना, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का प्लॉट आपको पूछा जा रहा है। और हम सब लोग जानते हैं आर्नियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वो ये होती है, K इज इक्वस टू ए की पावर माइनस डेल्टा H अपॉन RT। ये हमारे पास आर्नियस इक्वेशन होती है। सॉरी, हम जब बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या रहेगा, E रहेगा, E अपॉन RT, रेट कांस्टेंट की बात हो रही है। तो ये अपने पास होता है। और इस इक्वेशंस को हम ध्यान से देखें तो यदि मैं यहाँ पे T की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ, मुझे ग्राफ की वैल्यू चाहिए, तो T इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगा K इज इक्वल टू ए की पावर, समथिंग को 0 से डिवाइड करते हैं मतलब इनफाइनाइट, और इसको मैं यहां से जाता हूं तो a अपॉन ए की पावर इनफाइनाइट, और इसको मैं कह सकता हूं कितना हो गई वैल्यू, 0 हो गई, सॉरी ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो कंप्लीट वैल्यू जो अप्रोच मुझे कहां करेगी बताओ, 0 को अप्रोच करेगी। यानी जब टाइम 0 होगा तो K 0 होगा, यानी आपके पास टाइम 0 पे K 0 देने का ग्राफ केवल एक ही जगह गिवन है और किसी में भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास कैसा ग्राफ आ जाएगा बोलो। परंतु अब हमारे पास यहां पे हम देखते हैं T की वैल्यू 0 होना मतलब इनफाइनाइट होना, ए की पावर माइनस ऑफ इनफाइनाइट, और माइनस ऑफ इनफाइनाइट आपके पास यदि आता है और इनफाइनाइट को समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास यहां पे हम बात करें तो हमारे पास कौन सा ग्राफ हो गया, एक ही ग्राफ हमें यहां मिल रहा है, और वो हमारे पास कौन सा है बोलो, फर्स्ट आंसर बन रहा है। वो हमारे पास कौन सा है, फर्स्ट आंसर बन रहा है। आई डू समथिंग रॉन्ग शायद। देखिए हमारे पास बात करें इसका, ये अपने पास इक्वेशन होती है, और यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ K इज इक्वस टू ए की पावर E अपॉन RT, ये है अपने पास। अब मैं लेता हूँ T इज इक्वस टू 0। T इज इक्वस टू 0 होने का मतलब है E अपॉन RT, E अपॉन RT, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इनफाइनाइट आ जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो हमारे पास इनफाइनाइट आएगी तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इनफाइनाइट है। तो अब देखो E की पावर इनफाइनाइट भी कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, और समथिंग को जब आप इनफाइनाइट से A को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। और ऐसा ग्राफ केवल हमारे पास एक है, और वो कौन सा है, फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Saturated solution of potassium nitrate used to make salt bridge because velocity of K plus ion और नाइट्रेट आयन नियरली क्या होती हैं, सेम होती है। इसी कारण से हम इसका यूज करते हैं।
दोनों की सोलबिलिटीज क्या होती हैं, दोनों की वेलोसिटीज क्या होती है, मोबिलिटीज जिसको हम कहते हैं वो मोबिलिटीज इक्वल होती हैं। इस कारण से ऐसा होता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। Standard electrode potential data are useful to understanding the suitability of oxidation and reduction reaction। देखो मेरे तो सिंपल सी बात है, जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, मान लो Mn4 से Mn+2 में आने में पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि Mn+2 में जाने की सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखता है। अब ये क्या कर सकता है, इसका मतलब ये है कि ये अपने से कम वाले को उल्टा उसका काम को पलट सकता है। जैसे मान लो इसका है 1.5, तो जैसे मान लो ये वाली वैल्यू की मैं आयरन की बात करूं, आयरन +3 से +2 में आ रहा है और उसका है 0.77, तो इस रिएक्शन को ये उल्टा करा देगा, मतलब +2 को कहां भेज देगा, +3 में भेज देगा, मतलब +2 को कहां भेज देगा, +3 में भेज देगा। साथ में ही मैं ये कह सकता हूं ये इसको भी रिवर्स करवा सकता है। कैसे, ये Cl- को Cl2 में भेज देगा। इसका मतलब है कि आपके पास MnO4 जो है माइनस है, इसको यदि आयरन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये Fe+2 को, तो उसको कहाँ भेजेगा, Fe+3, और खुद कहाँ आ जाएगा, Mn+2 में। सेम काम ये उल्टी रिएक्शन इसको भी करा देगा, बैकवर्ड में करवा देगा, यानी MnO4 माइनस यदि हम लेंगे किसके साथ, Cl- के साथ, तो ये क्या बना देगा, इसका Cl2 बना देगा और खुद कहाँ आ जाएगा, Mn+2 आ जाएगा। इसका मतलब है मुझे यदि इसको एस्टिमेट करना है तो MnO4 के साथ में क्या नहीं ले सकता, HCl नहीं ले सकता, तो वही आंसर मेरा गड़बड़ हो जाएगा, बस खत्म। क्योंकि यदि मैंने ले लिया तो वहां वो उसको Cl2 करवा देगा, तो इसके जो साथ MnO4 इसका तो करवाएगा ही करवाएगा ऑक्सीडेशन, साथ साथ में Cl- का और करवा देगा, इसलिए मैं HCl यूज नहीं कर सकता, केवल सल्फेट H2SO4 यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई बात। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है साहब आपके पास। ठीक है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और यहां पे आपके पास ये हमारे पास है, यह नेगेटिव चार्ज होता है, यहां पॉजिटिव चार्ज होता है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूछा जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इंटरनल सर्किट की बात की जा रही है, यहां वाले की, इसकी बात की जा रही है यहां पे। तो यहां देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, पहले यहां आएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाने की कोशिश करेंगे, खत्म बात। तो हम क्या कहेंगे, कैथोड टू एनोड इन इंटरनल सर्किट, कैथोड टू एनोड इन इंटरनल सर्किट। ठीक है बात, तो ये हमारे पास बात आ गई। इसके बाद देखो हमारे पास आपके पास दो हाफ रिएक्शंस गिवन है और डेल्टा जी पूछा गया है। ठीक है, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। अब हमसे डेल्टा जी पूछा जा रहा है इस रिएक्शन के बारे में, तो मुझे यहाँ पे दो हाफ रिएक्शंस गिवन है, और दोनों हाफ रिएक्शंस गिवन है तो मैं दोनों को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा, और ऐड करके मैं क्या निकाल लूँगा। देखो मेरे पास पहली जो रिएक्शन मेरे पास है वो है आयरन की, तो देखो मेरे पास क्या होगा, Fe+2, ये मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जा सकता है, Fe+3 में, Fe में जा सकता है। और मेरे पास वाटर जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई मेरे पास वाटर है, आपके पास H2O है, और ये जो H2O आपके पास बनाता है, H2O जो मेरे पास बनता है, इसके बारे में यदि मैं बात करना चाहूँ तो मेरे पास ये गिवन है। क्या चीज़ गिवन है कि भाई H+, ये किससे बनेगा, ये बनेगा OH
ये O2 से बनेगा, तो मैंने O2 लिख दिया। क्या लिख दिया? O2 लिख दिया मैंने। O2 के साथ मेरे साथ कौन होगा यहाँ पे? यहाँ पे मेरे पास O2 के साथ मुझे 2H प्लस देने पड़ेंगे, तब जाके मेरे पास ये बन रहा है। और इस रिएक्शन का मुझे ज़रूरत है, तो इस रिएक्शन का यदि मुझे E0 मेरे पास गिवन है, तो अब देखिए मुझे इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है मुझे। तो मुझे एक बहुत अच्छे से पता है एक रिएक्शन के बारे में जिसमें इसका बेसिक मीडियम की बात मैं करता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, इस प्रकार से रिएक्शन आएगी क्या कि 2OH 2 वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो आपके पास है, इसको बेसिक मीडियम में चेंज करते हैं। देखो तो 2OH माइनस O2H प्लस, साथ में हम क्या लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी लगा देंगे यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और साथ में क्या बना देगा, 2OH माइनस। इस रिएक्शन में देखो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनाएंगे, 1 वाटर का मॉलिक्यूल, खत्म हो गया। तो मेरे पास ये आ गया कि H2O प्लस O2 प्लस O2, ये मेरे पास, और हाफ O2 है मेरे पास यहाँ पे। H2O प्लस O2 वो भी हाफ, और ये मेरे पास क्या आएगा बोलो, H2 से H2 कैंसिल हो गया, 2OH माइनस आ गया। अब इस रिएक्शन का मेरे पास कितना होता है, 1.23 होता है। इसमें मैं ये वाली वैल्यू को ऐड कर दूंगा, दोनों वैल्यू ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी बोलो, मेरे पास वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 1.63 बन जाएगी। और ये मेरे पास E आ गया इस रिएक्शन का, और E आ गया तो अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या होता है, -NFE होता है आपके पास, और ये वैल्यू मैं पुट करके सोल्व कर दूंगा। तो n की वैल्यू और सारी वैल्यूज मैं पुट करके जब सोल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, सारी वैल्यूज को जब मैं पुट करके सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यूज बन जाएंगी कितनी, 322। इसको सारी वैल्यू जब पुट करेंगे तो आ जाएगा 322 के लगभग माइनस में, ये मेरे पास आंसर बन जाएगा। फिर आता है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो है आपके पास कौन सा, क्लोरोएस्टिक एसिड, फ्लोरो और डाईफ्लोरो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका मतलब है डाईफ्लोरिक की जो है सबसे ज़्यादा होती है आपके पास, डाईफ्लोरो का सबसे ज़्यादा होता है आपके पास। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जा रहा है, 1 फराडे कूलाम को यूज किया गया है, कैथोड रिएक्शन दे रखी है, मास भी बता रखा है। तो आपको क्या पूछा है, एल्यूमिनियम मेटल दिस मेथड है, कैथोड रिएक्शन दिस है, टू प्रिपेयर एल्यूमिनियम, कितना कूलाम इलेक्ट्रिसिटी आपको रिक्वायर्ड है। तो पहले इसका क्या बना लो, इसके ग्राम इक्विवेलेंट बना लो, जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसके बनेंगे उतने ही आपको क्या है, फैराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट हुई है। तो 5.12 केजी में है तो मैंने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ग्राम में आ गया। ये इसका मोलर मास आ गया, और एन फैक्टर यहाँ 3 है तो ये 3 आ गया, और ये मेरे पास फैराडे चार्ज आ गया। इतना फैराडे चार्ज मुझे चाहिएगा, इतने फैराडे चार्ज की मुझे आवश्यकता है। अब मैं इस फैराडे चार्ज को किस में चेंज कर देता हूँ, इस फैराडे चार्ज को मैं किस में, कूलाम में चेंज करता हूँ। तो मेरे पास आएगा 5.12 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ मेरे पास 9 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको 9650 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और वो जो आंसर मेरे पास आएगा वो सोल्व करने के बाद उसकी जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है कितनी, 5.489 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। हम सब लोग जानते हैं R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू
रो एल ए होता है, R इज इक्वल टू रो एल ए होता है। और रो एल ए की बात करें तो R की वैल्यू आपके पास 100 है, आपके पास वैल्यू दे रखी है, और जो कंडक्टिविटी होती है वो रो की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो 1.29। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, L अपॉन ए की वैल्यू आ गई, और L अपॉन ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 100 इंटू 1.29 यानी 129 आ गया सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट यदि मुझे मिल गया है तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं, दूसरे वाले का के। दूसरे वाले केस में मेरे पास के आ जाएगा, और उसकी जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो ऐसे आती, देखिए R इज इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू L अपॉन एल की जगह तो मेरे पास 129 आ जाएगा। तो के की जो मेरे पास वैल्यू आएगी 1 अपॉन 520 इंटू 129, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और ये जो यूनिट इसका आएगा वो आएगा साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स। और जब मीटर इनवर्स में आता है तो मेरे पास जो मोलैरिटी का लिए बनता है, जो मोलर कंडक्टिविटी बनती है वो बनती है के की वैल्यू, तो 1/520 इंटू 129 अपॉन क्या रहता है 1000 नीचे रह जाता है, इंटू सी, और सी की वैल्यू मेरे पास है 0.02। इन सबको मैं सोल्व करता हूं, मेरे पास इन सारी वैल्यूज को मैं जब सोल्व करता हूं तो यहां मैं देख पा रहा हूं ये वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी, ये 20 बन जाएगी मेरे पास वैल्यू। ये 20 बन जाएगी तो इसको मैं लगभग काटूंगा, कैंसिल आउट करूंगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बनेगी कितनी, 6.5 के लमसम। और 6.5 को मैं 520 से डिवाइड कर रहा हूं मेरे पास, तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए लगभग वो आएगा कितना, वो आंसर मुझे मिल रहा है कितना, 124 इंटू 10 की पावर -4, 124 इंटू 10 की पावर -4, ये फर्स्ट आंसर है मेरे पास आ गया। थैंक्स।